गाइस, मैं सीमा आज लेकर आई हूँ भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान बोलो या फिर पेडागोजी बोलो। ठीक है, आपको अगर ये लगता है कि मैम आप तो हिंदी टॉपिक पढ़ाते हैं तो अदर, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक टीचर हो, आप शिक्षक भर्ती अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत, साइकोलॉजी, पेडागोजी आपके लिए हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, एज अ टीचर आपके लिए हर एक सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, तो जहाँ से जो ज्ञान मिलता है उसे बटोर लो आप। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा मेरे को फन करने की आदत है, तो प्लीज़ इंजॉय करो। ठीक है, इंजॉय करके स्टडी करो विथ फन। ठीक है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा टॉपिक, सो आप थोड़ा मेरे बोलने पे मत जाना, आप टॉपिक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर। अगर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं जो अभी बीए एमए कर रहे हैं स्पेशल हिंदी साहित्य के, तो उनके लिए ये टॉपिक मैं नहीं कहती कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पेडागोजी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो उसी टॉपिक से मैं उठा के आज लेकर आई हूँ भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। देखो, अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है, लर्निंग में इसका जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, इसका मेथड क्या है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पुटअप वहाँ पर करने पड़ते हैं आपको, या प्रश्न दिया होता है तो आपको उस सिद्धांत को पता करना होता है कि इस लर्निंग प्रोसेस में जो है कौन सा सिद्धांत लागू हुआ है। ठीक है गाइस, तो आपको पता है फर्स्ट पेपर 30 नंबर का आता है, तो ठीक है, तो जब पूरा एक पेपर पूरा आपका आता है 30 नंबर का, तो आपके कम से कम मुझे लगता है 27 से 28 तक आपके जब पूरे क्वेश्चन सही होंगे तभी आपकी अच्छी स्कोरिंग हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में। ठीक है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फर्स्ट पेपर, क्योंकि इसमें अपना दिमाग लगाना होता है, कुछ पढ़ना होता है, तो बस आपको थोड़ा सा थ्योरी और लर्निंग प्रोसेस और थोड़े डेफिनेशन अगर आपको याद है, और मुझे लगता है जो प्रश्न आते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, टीचिंग मेथड से, तो वहाँ पर अपना दिमाग लगाओ तो आप आसानी से 27 से 28 क्वेश्चन आप क्लियर वहाँ पे करके आएंगे, वो भी राइट आंसर। ठीक है, तो हमेशा मेरा एक अपना मैं बताती हूँ, तो मेरे पेडागोजी में हमेशा 27 28 से नीचे कभी मेरे नंबर नहीं आए, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और करेक्ट आंसर आप सोचेंगे कि दोनों एक जैसे क्वेश्चन आपको लगते हैं बट उनमें से एक ही होता है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग वहाँ पर लगाना है। अगर आप टीचर हो तो आपको इतना तो पता होगा कि सही क्या है क्या गलत है, एक एज अ प्रैक्टिकली उस चीज़ को सोचो तो आप उसे करेक्ट करके आएंगे। ठीक है गाइस, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हमेशा मेरे क्वेश्चन 30 का है पेपर, तो 28 मेरे लास्ट आए, 2 नंबर तो किसी के भी 1-2 नंबर से हो जाता है कि गलत हो जाता है, तो मेरी अच्छी स्कोरिंग रही है हर बार, यूटेस्ट सीटेट तो अच्छा मेरा क्लियर हुआ है, तो इसलिए लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप। ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है, देखो, किसी मूर्त वस्तु से लेकर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। बोले तो जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, अनुबंधन का सिद्धांत क्या करता है, जैसे किसी मूर्त, एक अमूर्त होता है और एक मूर्त होता है। अमूर्त क्या होता है, जिसको हम ना देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना अमूर्त को एक कल्पना बना सकते हैं उसके प्रति। ठीक है, परिकल्पनाएं बना सकते हैं, सोच ही सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, एक होता है मूर्त, प्रैक्टिकली जो चीज़ हमारे सामने होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, कलम कहने के साथ या बुक कहने के साथ उन्हें बुक या कलम दी जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, मूर्त वस्तु, मूर्त। ठीक है, जो आपके सामने, आप उसको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, ठीक है, पकड़ सकते हो। तो हमेशा स्टूडेंट को किस तरीके से लर्निंग करानी चाहिए टीचर को, किसे, मूर्त से अमूर्त की ओर। एक ये शिक्षण विधि आप इसको कहते हैं, शिक्षण सूत्र यहाँ पे कह सकते हैं, शिक्षण सूत्र आता है, तो क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, तो मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ऐसे ही मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत भी है, यानी कि आपको अगर चाँद अगर बच्चे को कहना है तो आपको प्रैक्टिकली चाँद तो आप लेकर आ सकते हो नहीं, तो आपने क्या करना है, एक चाँद बनाना है, चाँद का पूरा डेमो अगर आप चाहे तो पेपर पे क्राफ्टिंग करके बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, या कोई डेमो आप ला सकते हो उसे प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। जैसे होता है ना, अर्थ का होता है, ग्लोब होता है, तो पृथ्वी तो पूरा उठा के ला नहीं सकते, तो ग्लोब आप दिखा सकते हो। तो ऐसे आप अगर बच्चे को दिखाओगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा, जल्दी सीखेगा बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब, अगर आप बच्चे को कलम या कॉपी किताब के बारे में पढ़ा रहे हो तो आपको पढ़ाने के साथ ही उनको वो चीज़ें दिखानी चाहिए, बताना चाहिए, उसको दिखाना, सामने रखना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकली वो चीज़ अगर करेगा तो क्या होगा, वो अच्छा सीखेगा। तो ये जो कोरिलेट करता है अनुबंधन का सिद्धांत ये कहता है। ठीक है गाइस,
एक एग्जांपल और देती हूँ, भले ही 2 ही टॉपिक क्लियर होंगे आज, लेकिन पूरा एक्सप्लेन होंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा। ठीक है गाइस, एक एग्जांपल और देती हूँ अनुबंधन का सिद्धांत। जैसे आप बच्चों को भौगोलिक या ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में कुछ बताना चाह रहे हो। एग्जाम्पल, आप उनको राजस्थान या रेगिस्तान के बारे में पढ़ा रहे हो, आपका टॉपिक है राजस्थान। अगर इसको क्लियर करने के लिए आपको हो सकता है आपके स्कूल की तरफ से या पर्सनली, जैसे अगर आपका स्टूडेंट वहाँ पे जाए, भ्रमण विधि, ठीक है, इसको आप कह सकते हो। अगर आप बच्चों को लेकर पूरा टूर बनाते हो, एजुकेशन टूर जाता है ना, तो ऐसे आप बच्चों को ले जा सकते हो उस जगह पे जहाँ पे आपको पढ़ाना है। अगर आप राजस्थान टॉपिक है, राजस्थान में अगर राजस्थान को आप उनको लाइव दिखाओगे बच्चों को, ठीक है, राजस्थान की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, उसकी संस्कृति से उसे आप स्टूडेंट को अगर रूबरू कराओगे, तो क्या होगा, बच्चा पढ़ने से ज़्यादा देखकर, प्रैक्टिकल वास्तविक चीज़ को देखकर समझकर जल्दी लर्न करेगा। ठीक है, तो आप उसको ये चीज़ें करा सकते हो, तो इसको बहुत ही अच्छी लर्निंग प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, भ्रमण विधि। तो इस तरीके से अनुबंधन का सिद्धांत कहता है कि आपको बच्चों को पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा मतलब उसको वास्तविक चीज़ों से उसे रूबरू कराना चाहिए, इससे बच्चा जल्द सीखता है। ठीक है, एक टॉपिक क्लियर हो चुका है अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, सेकेंड है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण बोले तो कॉपी करना, चीटिंग करना। जैसा आपने देखा होगा, आपने जीन पियाजे की थ्योरी तो पढ़ी होगी, उसमें बच्चे जो हैं 0 से 2 साल, 2 से 4 स्टेज वहाँ पे थी, तो बच्चे अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, अपने घर में से वो सीखना शुरू करते हैं, जैसा बड़े करेंगे वैसा वो शुरू करते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा अपनी माँ को रोटी बनाते हुए देखेगा बेलन पे, तो वो भी शुरू हो जाएगा। आटा दो या कुछ भी दो, वो कागज भी दोगे तो उसे वो बेलना शुरू कर देगा। तो इसको कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत, जैसा देखा वैसा करना। आप कुदाल दो उन्हें, है ना, जो खेत फावड़ा दो, अपने पापा को या किसी किसान को खोदते हुए कुछ देखेगा ऐसा, तो वो घर में जो मिट्टी का अंदर रहता है, क्या रहता है, फ्लोर रहता है, ठीक है, मिट्टी का, तो वहीं पर खोदना शुरू। उसे तो नहीं पता कि ये खेत है या फ्लोर है तो मैंने खोदना चाहिए, तो वहीं पर अगर उसे खुदा पता है इसे खोदते हैं, तो उससे वो खोदना शुरू कर देगा, अपना अंदर जो है वो भले मिट्टी मिट्टी कर देगा। तो ये क्या है, अनुकरण का सिद्धांत। देखो, इसका अनुकरण का सिद्धांत देने वाले जो है कौन है, जैपनीज भी कहीं पे लिखते हैं, जैपनीज भी बोलते हैं, शर्ली कर्टली वैलेंटाइन। इनके अनुसार बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता हो चुका होगा अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, चारों हैं, अपने पड़ोसी, अपने साथ के जो साथी होते हैं उनको देखकर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो ये गाइज, ये है अनुकरण का सिद्धांत। तो गाइज, अब है चॉम्स्की का भाषा अर्जित सिद्धांत। तो ये बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट होने वाला टॉपिक है, चॉम्स्की। ठीक है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, जिसने 1, 2, 3 बार अटेम्प्ट किए होंगे एग्जाम, तो उन्हें ऑब्वियसली पता होगा चॉम्स्की का भाषा अर्जित सिद्धांत। तो प्रश्न यही बनता है, भाषा अर्जित सिद्धांत किसका है, चॉम्स्की। कभी क्वेश्चन कैसे घुमा के आता है, कभी कैसे आता है, लेकिन ये आता तो पक्का। इतना अपने दिमाग में फिट कर लो, चॉम्स्की का भाषा अर्जित सिद्धांत है। अगर भाषा शब्द आपको कहीं पे दिखता है, भाषा सिद्धांत, तो वहां पर टिक कर दो, चॉम्स्की ही होगा। ठीक है, कंफर्म है इतना। ओके गाइस, इनका कहना है कि बच्चे निश्चित कुछ शब्दों की संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो चॉम्स्की का भाषा अर्जित सिद्धांत है। इनका कहना है कि बच्चे जब कुछ बोलना सीख जाते हैं, कुछ शब्दों का ज्ञान उनको हो जाता है, तो वो कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण, कुछ जैसे माँ रोटी दो, मुझे प्यास लगी है, इतना अगर नहीं भी बोलेंगे, तो बच्चा अगर इतना बोले मुझे भूख लगी है, तो इतना अगर बोल दे, तो इतने रट रखा है, उसको इतना पता है, तो धीरे धीरे क्या करता है बच्चा, अगर उसे इतना कुछ ही शब्द, अगर बच्चों को अगर कुछ ही शब्द पता है, तो उन शब्दों का अनुकरण और शब्दों को इकट्ठा कर करके सीख के जो है वो अपने वाक्य को पूरा करता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने लगता है, और धीरे धीरे उसका जो भाषा है, उसका भाषा का जो है विकास होने लगता है। तो गाइस, ये है चॉम्स्की का भाषा अर्जित सिद्धांत। ठीक है, यानी बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, अनुकरण कर करके कुछ ही शब्दों को लेकर चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो है अपने शब्दों के भंडार को बढ़ाने लगता है और अपने शब्दों के विकास को जो है विकसित करने लगता है, और धीरे धीरे भाषा अर्जित करने लगता है, वो भाषा सीखने लगता है। एक प्रश्न यहाँ पे बनता है,
इन वाक्यों को, यानी जिन बच्चा जो है जिन वाक्यों को बनाता है, बोलता है, सीखता है, ठीक है, इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चॉम्स्की ने जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है कि बच्चे जिन नियमों का निर्माण करते हैं भाषा से संबंध, तो उसको चॉम्स्की ने क्या नाम दिया है, किसकी संज्ञा प्रदान की है, तो वह जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है। ठीक है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। पाठ्य सामग्री, शिक्षण सामग्री आदि का चुनाव छात्रों की रुचि अनुसार हो, अभिप्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या करता है गाइस, पहले हमारी जो एजुकेशन प्रणाली थी वो क्या थी, शिक्षक प्रधान थी। बोले तो टीचर चाहे स्टूडेंट को जैसे चाहे वैसे पढ़ाए, भले वो उसे मारे, डांटे, दंड दे या फिर स्कूल से निकाले, मतलब जो, लेकिन अभी जो 20A में, जो 86 में संशोधन में जो अभी हुआ राइट टू एजुकेशन, तो उसमें क्या हुआ है, हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसे बना दिया गया है। 21A धारा में जोड़ दिया गया है, अगर किसी टीचर ने अगर स्टूडेंट को कुछ भी हार्म पहुंचाया मेंटली या फिजिकली, तो उस पर क्या हो सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये हर एक स्टूडेंट को क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है गाइस, तो इतना पता होगा आपको, राइट टू एजुकेशन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो क्या हो, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चले। बच्चा चाहे पढ़े तो उसे पढ़ाओ, उसका मन कर रहा है खेलने का तो उसे छोड़ो, रिलैक्स दो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा पाठ्यक्रम बना है पूरा। को करिकुलम एक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही बनी है। टीचर का एक मार्गदर्शक के रूप में रोल है। जैसे क्लास में कोई छात्र है, वो होमवर्क कंप्लीट करके लाता है, हमेशा लाता है, और रोज़ स्कूल आता है या फिर डिसिप्लिन फॉलो करता है काफ़ी, और आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो वो आंसर देते रहता है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, आप उसको चॉकलेट देंगे, टॉफ़ी देंगे, और उसके बैच लगाएंगे जिससे बच्चे खुश होते हैं, तो और बच्चे भी उसे देखकर मोटिवेट रहेंगे। अब अगर क्रियाशीलता का सिद्धांत देखो, इसके अंतर्गत छात्रों से प्रश्न पूछना, कुछ अन्य कार्यक्रम चलाना जो कि स्कूल के पाठ्य सामग्री क्रियाएं उनमें भाग लेना, पाठों का अभ्यास कराना आदि। क्रियाशीलता का सिद्धांत से साफ सा मतलब सामने आता है, एक्टिव रहना, एक्टिविटी कराना, क्रिएटिविटी कराना, ठीक है, सृजनात्मकता जो है विकसित करना स्टूडेंट में। यानी कि एक शिथिल अवस्था में आप बच्चे को क्लासरूम में बिठा देते हो, बस आया टीचर, उसने अपना लेक्चर दिया, पढ़ाया, ब्लैक बोर्ड में लिखा और चल दिया। कोई बच्चा सो रहा है, जग रहा है, या कोई खा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, उठ रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस तरह के स्टूडेंट को एक मेंटली उसको सुला दोगे, वहाँ पे आपको देखा रहेगा, देखे आपको सोए जाएगा, तो इससे क्या होगा, उसके जो दिमाग में जो है कुछ भी नहीं घुसने वाला है। आपको ज़रूर देखेगा, वो खुली आंखों से सोया रहेगा, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा उसके। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको एक्टिव करना है, बीच बीच में जैसे किसी को बीच से उठा देना है। ठीक है, आप क्लासरूम में एक्टिव हो, आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, टीचर के ओनली 3 मेथड रहते हैं, चॉक, टॉक एंड वॉक। ठीक है, चॉक हाथ में रहेगी, वॉक करता रहेगा, घूमता रहेगा और बात करता रहेगा। टीचर तो ऑब्वियसली बातों नहीं रहता है। ठीक है ओके, तो इस तरह से टीचर तो करेगा मूवमेंट, बट अगर उसके स्टूडेंट अगर शिथिल अवस्था में रहेंगे तो बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। आप उसको स्टूडेंट को कोई भी आउटपुट नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको उनका इनपुट, उनका फीडबैक लेना है, तो आपको क्या करना है, बीच में किसी भी स्टूडेंट को अचानक से उठा लेना है, उसको पूछना है, प्रश्न पूछना है। ठीक है, आपने जो पढ़ाया उसका टॉपिक, उसको कोई भी कठिन शब्द है उसको उच्चारण करा देना है बीच में, या ब्लैक बोर्ड पर किसी बच्चे को लिखवा लेना है, या बीच बीच में प्रश्न पूछना है, उनके आंसर पूछ लेना है कि अभी मैं कहाँ पर था। आपने एक स्मार्टनेस जो है पढ़ाने में दिखानी है। ठीक है, खुद ही मिस्टेक कर दो और बच्चों को जज करो कि हाँ कितना, कौन सा बच्चा आपकी गलती पर जो है आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। कहीं पे ये चीज़ भी मेथड जो है आपको अप्लाई करना चाहिए बच्चों को एक्टिव करने के लिए। और साथ ही स्कूल में अलग अलग जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे गाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, खेल कूद, सुलेख लिखवाना और निबंध लिखवाना, या फिर कोई भी कंपटीशन। ठीक है, को करिकुलम एक्टिविटी, इनमें भाग दिलाना बच्चों को। पाठों का अभ्यास, यानी बीच में मैंने वो पूछा ना, आपको बताया ना, पाठ पढ़ाना, बीच में खड़े होकर आप बच्चों को पाठ पढ़वा सकते हो, आपको सुनना है। ठीक है, किसी को मॉनिटर करके खड़ा कर दो, उसको पूरा क्लासरूम जिम्मेदारी दे दो कि आपको ये पढ़ाना है। तो अगर ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चों में क्रियाशीलता का
जो है बच्चा क्या करेगा, इसमें एक्टिव होगा, वो उस चीज़ में एक्टिव रहेगा, उसका शरीर जो है क्रियाशील रहेगा, तो क्या करेगा, माइंड उसका सक्रिय रहेगा, तो क्या होगा, बच्चे को जो भी आप पढ़ाओगे वो उसे अच्छी तरह समझ में आएगा, एक्टिव रहेगा बच्चा। ठीक है, तो गाइज आज हमारे टॉपिक हो चुके हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत से अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, चॉम्स्की का भाषा अर्जित सिद्धांत एंड अभिप्रेरणा का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो आप चाहे इसको पेडागोजी ले लो या हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो दोनों में है, ये कंपलसरी है, तो दोनों में से टॉपिक आने हैं और दोनों में से मैंने क्लियर कर लिया है। आई होप आपको बिल्कुल भी कहीं पे कुछ नहीं लगा होगा कि थोड़ा सा भी टफ है, आप किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, भले शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। ठीक है गाइस, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे देना है, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।